वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, एक सवाल आया कि सर ऐसा हो सकता है कि हम ऑडिट करते हुए कुछ रिस्क मिस कर दें, तो ये आपको कौन कह रहा है कि सर आप ही ने ऑडिट करना है? आपके साथ बाकी टीम मेंबर्स भी होंगे, उनके भी दिमाग होंगे, वो फारिग नहीं होंगे। उसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर होगा, वो भी फारिग नहीं होगा। तो उसके ऊपर मैनेजर होगा, वो भी फारिग। सीनियर मैनेजर तो बिल्कुल नहीं होगा, सही है ना? तो उसके ऊपर फिर डायरेक्टर, फिर पार्टनर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें पूरी टीम बैठ के रिस्क असेसमेंट करती है। तो जो आपसे मिस होगा तो कोई और देख लेगा, किसी और से मिस होगा तो कोई और देख लेगा। तो आप सफिशिएंटली कवर्ड होते हैं। और आप ऑडिट भी तो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप ऑडिट में रिस्क मिस नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलें जी, डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच ऑडिट रिस्क होगा या इसको सही दिखाने के लिए जो रेवेन्यू बढ़ाना वो रिस्क होगा? देखो, डेट कोवेनेंट का ब्रीच होने का रिस्क एक मेरे ख्याल से बिजनेस रिस्क भी है और एक ऑडिट रिस्क भी है। तो उसके रेशियो से कंप्लाई करने के लिए हो सकता है वो रेवेन्यूज को अच्छा दिखाए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाए, तो ये भी एक रिस्क आता है, तो वो अपनी जगह है। अच्छा, मैंने क्योंकि आपको कहा था क्लास ऑफ करने से पहले कल कि मैं आपको एक सवाल दूंगा, तो होपफुली वो आपने कर लिया होगा। सही जी, बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी था, चेकिंग भी शुरू हो चुकी है। मैंने एक और असिस्टेंट ऑन बोर्ड कर लिया है, वो भी अब चेक करने लग जाएगा, ताकि जो भी एक हल्का फुल्का रह जाता है ना किसी का, तो वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह। सही है जी, चलें हम इसको रीड कर लेते हैं जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। ऑब्वियसली ये कि ये नया सिचुएशन था, आपको पता होना चाहिए कैसे देखना है ये। अच्छा भाई, उसको देख लेते हैं आसान। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ अ टॉय मैन्युफैक्चरर सैफ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। द कंपनी सैफ लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन टॉयज। अच्छा भाई, द फॉलोइंग सिचुएशन आर अंडर योर कंसिडरेशन। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई ये हुआ है इस साल ड्यूरिंग द ईयर एक फाइटर टॉय लॉन्च किया गया था जो बच्चों से फटा करता है, विच गेन्ड सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन अमंग द चिल्ड्रन। क्योंकि ऐसी बात है, बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, मैं भी खुद एक बच्चे का बाप हूं, तो मुझे पता है मारा मारी उनका गेम है। सही है जी, इधर। एंड द कंपनी सेल्स इंक्रीज ड्यू टू इट्स popularity. However, the some complaints have been received stating that it caused harm to the, यानी जो टॉय बनाया गया था बच्चों से फटा करने के लिए, तो बच्चों ने तो कूटा नहीं बल्कि टॉय ने कूट दिया। तो यही लिखा हुआ है ना इसके अंदर, तो ऐसा होता है प्रोडक्ट में भाई। मैनेजमेंट हैज रिस्पॉन्डेड बाय स्टेटिंग दैट दे इनिशिएटेड अ रिकॉल ऑफ सोल्ड इन्वेंट्री। सही है जी, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, जानी आप बताएंगे इसके अंदर आपको इस पैरा में क्या रिस्क नजर आते हैं, एक एक करके। अच्छा, तो आप कह रहे हैं फाइन्स का और लिटिगेशन का रिस्क है। रेवेन्यू ओवर बुक हो सकता है, यानी इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। क्या आपने अगर अंग्रेजी में लिखा होगा तो क्या लिखा होगा कि आप ये लिखेंगे इसमें, सिंस कंप्लेन्स हैव बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट इट कॉज हार्म टू द चिल्ड्रन, ऐसा ही है ना? देयर इज अ रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज्ड कंटिजेंसीज एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एक्सपेंसेस। क्योंकि हो सकता है जो उन्होंने क्लेम्स किए हों वो रिकॉर्ड ना किए गए हों, तो यहां से एक रिस्क अराइज होता है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात कि भाई फाइन्स हो गया, लिटिगेशन और क्लेम्स हो गए। मैं सिर्फ यहां पे उसके ब्रॉडर टर्म्स लिख रहा हूं क्योंकि आपने तो कनेक्ट करके देखना है सिर्फ उसमें। ये हो गया। इसी जगह पे और क्या रिस्क नजर आता है? गुडविल इज अ बिजनेस रिस्क। गुडविल, अच्छा हाँ, ये बात सही की। एनआरवी लॉसेस, क्यों एनआरवी लॉसेस? क्योंकि सर ऑब्वियसली वही टॉयज अगर आपकी इन्वेंट्री में मौजूद हैं तो वो बिकेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली ऐसी बात है, या तो एनआरवी जीरो हो जाएगी या कुछ प्राइस पे बिकेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो आपने ये बिल्कुल सही पिक किया कि सर यहां से आपको एनआरवी लॉसेस का भी रिस्क है। तो उसको लिखने का तरीका ये होगा, एज देयर माइट बी सम इन्वेंट्री in relation to these fighter toys that might result in NRV losses that might not have been recognized by the management. Simple. चलें जी, इसके अलावा कोई रिस्क है इस वाले पैरा में? कौन सा? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। कोई बच्चा
बाय रेजिंग हैंड मुझे ये बता दे कि इसको लिखा कैसे है जी। अच्छा, एनआरवी लॉस को इससे नहीं कनेक्ट करना था, वो तो अलग था ना कि इन्वेंट्री थी। इन्होंने लिखा है कि सिंस रिकॉल हो चुका है मार्केट में, तो हमें सिर्फ ये लिखना चाहिए था, आपने लिखा सही है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं। सिंस रिकॉल प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट, क्या लिखेंगे हम? सिंस रिकॉल प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट एज अ रिजल्ट देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न। देयर इज अ रिस्क ऑफ, क्योंकि आपका रिस्क यहां पे ये आता है कि सेल्स रिटर्न सही तरीके से रिकॉर्ड, भाई हो सकता है ना एक तो आपने रिकॉल किया, दूसरे खुद देके जा रहे हो, तो वो चीज जो रिकॉर्ड नहीं हुई आपका रिस्क तो वो है ना। तो अच्छा, जैसे इन्होंने लिखा ना कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, बात तो वही है कि सेल्स रिटर्न नहीं बुक होगी तो क्या हुई होगी सेल्स, ओवर स्टेट, तो वो भी बात सही है, चल जाएगी। पर टू बी मोर प्रिसाइज, टू बी मोर एक्यूरेट, इस रिकॉल की वजह से जो मेरा इंपैक्ट है वो सेल्स रिटर्न के रिकॉर्ड ना होने का है। बात क्लैरिटी है? तो पिक बिल्कुल सही है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसने ये 3 के 3 रिस्क पिक किए, 1 2 3, कौन सा मिस हुआ? सेल्स रिटर्न वाला या एनआरवी वाला? चले ओके, यानी कुछ ने एनआरवी का मिस किया, कुछ ने सेल्स रिटर्न का मिस किया। सर फिर तो ओवर स्टेटमेंट और रिसीवेबल भी होगा। नहीं, आपको कैसे पता उधार पे बेचा है? रिसीवेबल का कहां से रिस्क आ गया? क्या यहां पे लिखा हुआ है कि उधार पे माल बेचा है? और टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो क्या बच्चे खिलौने उठा के जा रहे हैं, बोले बाप को कल दे दियो पैसे, तो मतलब पैसे देके जाएगा ना, अनलेस के यहाँ पे कुछ लिखा हो कि रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ से होशियारी नहीं करनी, जो दिख रहा है वो रिस्क है। अब रिसीवेबल है ही नहीं, एक इदारा, अब तुम ऑडिट करने गए, तुमने बोला भाई तेरे रिसीवेबल की रिकवरी का मसला, बोलेगा है ही नहीं तो कहाँ से मसला है, कैश पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमें उस पर लिखना भी नहीं है। चलें हम दूसरा पार्ट रीड करते हैं इसका। हमने कहा पहले ये भी तो लिख दें, सेल्स रिटर्न की, हाँ भाई, अंडर स्टेटमेंट और सेल्स की ओवर स्टेटमेंट। अच्छा भाई, हमजा अली क्या कह रहे हैं? ड्यू टू चिल्ड्रंस ईगोइस्टिक नेचर। अब भाई मेरे बेटे में तो ईगो नहीं है यार, दे वांट परचेज सेम प्रोडक्ट अगेन। वाह भाई, बच्चा बोलेगा इसने मुझे मारा तो मैं इससे बात नहीं करूंगा इधर। सो देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी मेकिंग फायर फाइटर प्रोडक्ट। अच्छा चलें, अच्छा सिचुएशन इसने अच्छी बनाई है कि भाई क्योंकि ये सेल नहीं होगा, बस इसमें ये नहीं लिखा हुआ ना कि फायर फाइटिंग प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अलग से ही कोई मशीनरी है, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है ना, तो हो सकता है बाकी टॉयज भी उससे बनते हों, तो ये बात है। सही है जी सर, सेल्स हिट होंगी तो कैश फ्लो अफेक्ट होंगे, देयरफॉर इम्पेयरमेंट का रिस्क अगेन वो तब होगा जब मैं ये कहूं कि स्पेसिफिक इक्विपमेंट यूज होता है, इससे लिखना चाहो मार्क्स मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं, लॉजिकल बात है। सेल्स डिक्लाइन होगी, हो सकता है कि इसकी सेल्स का इफेक्ट भी हो उसके ऊपर, तो वैल्यू इन यूज आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यू कैन राइट इट, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे जी, नहीं नहीं नहीं, सेल्स टैक्स नहीं भाई, इतना आगे नहीं जाएंगे हम। सेल्स सही है, देखो जब सेल्स बुक करते हो तो सेल्स टैक्स भी बुक होता है, सेल्स रिवर्स करोगे तो वो भी रिवर्स हो जाएगा, तो दोनों अल्टीमेटली कवर्ड हो जाते हैं। अच्छा आगे हमने कहा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन, जो ऊपर हुआ हालात वाकयात जो हुए, विद अ फाइटर टॉय द कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर। अब इंसान के बच्चे बन गए, ये बिल्कुल सादे सुथरे खिलौनों पे आ गए जो मारा मारी नहीं करेंगे। आगे द कंपनी इंपोर्टेड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ मार्केट दैट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद। अच्छा, एक तो ये उस मार्केट में एंटर होने जा रहा है जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव है, ऐसा है। चलें जी, बाय द ईयर एंड सैंपल्स ऑफ द स्टफ्ड टॉयज वर सप्लाइड इन। अच्छा, तो अब वो कह रहा है कि भाई मैंने एक मशीनरी क्या की है, इंपोर्ट की है, कोई रिस्क है? कितने लोगों ने लिखा था एक्सचेंज का रिस्क? वेरी गुड, तो आपने लिखा होगा देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। कितने लोगों ने नहीं लिखा था? नहीं, 2 लोगों ने नहीं लिखा था।
नहीं तो 1 हो 10 हो, रेट गलत नहीं, ट्रांजैक्शन तो हो गई पर ऐसे तो डॉलर में हुई है ना। उसमें भी देखो मसला क्या है, मसला ये है कि एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके अंदर एक इनहेरेंट चीज है कि क्या रेट गलत यूज हो सकता है। एग्जांपल देता हूं, एक मशीनरी मंगवाई क्लाइंट ने, मैं ऑडिट की एग्जांपल दे रहा हूं रियल लाइफ। एक मशीनरी क्लाइंट ने मंगवाई, क्लाइंट ये कह रहा है कि भाई मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने तो देखा पीकेआर में रिकॉर्ड हुआ हुआ है। मैंने कहा कहाँ से बनवाई है, यहाँ पे या यहीं से ली है या वहां से, उसने बोला इंपोर्ट कराई है। मैंने कहा अच्छा मुझे जरा बताओ क्या सीन है। उसकी लायबिलिटी भी आई हुई थी क्योंकि उसने सेटल करने थे अभी पैसे, और पीपी भी मौजूद है। उसने जब मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसने एक्सचेंज रेट जो पीपी में यूज किया हुआ था वो 31 दिसंबर का यूज किया हुआ था। उसने किया हुआ क्या था, उसने मंगवाया था 6 महीने पहले प्लांट, तो पीपी जो रिकॉर्ड होना चाहिए था 6 महीने पहले के एक्सचेंज रेट पे होना चाहिए था। उसके बाद अगर आपकी वो एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, एसेट क्या हो गया, उसके बाद वो लायबिलिटी जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। अब फॉर एग्जांपल जब उसने मंगवाया था तो उस वक्त डॉलर चल रहा था 255 समथिंग, जब रिपोर्टिंग डेट आया तो 268 हो गया। उसने क्या किया, 255 से लेके 268 डॉलर्स का जो डिफरेंस है पीकेआर का इनटू मिलियन ऑफ डॉलर्स को मल्टीप्लाई किया और पीपी में कैपिटलाइज कर दिया। एक ट्रांजैक्शन पीपी में क्या किया, अच्छा जबकि वो एक्सपेंस होना चाहिए, यानी एक्सचेंज लॉस बुक होना चाहिए ना, कि मैंने पहले कम लायबिलिटी सेटल करनी थी, अब उसने क्या किया, रेदर देन उसको एक्सपेंस के तौर पे बुक करे, उसने गलती से उसको क्या कर दिया। तो क्या इस एग्जाम्पल में जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दी, क्या इसके अंदर एक ही ट्रांजैक्शन थी, यस, पर इज देयर अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, दैट इज प्रिवेलेंट। बात समझ आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई ज्यादा भाई रिस्क है। तो मुझे ये पता होता है कि यूजुअली लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि इनहेरेंट है गलत यूज करना, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि मैंने एसेट की कैपिटलाइजेशन कब रोक देनी है, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। स्पॉट रेट पे ट्रांजैक्शन होती है उस दिन के रेट पे, उसके बाद जो भी चेंजेस हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू एसेट, दैट इज रिलेटेड टू योर डिलेइंग इन सेटलमेंट। बात समझ रहे हैं, वो एसेट से रिलेटेड नहीं है, वो डिलेइंग इन सेटलमेंट है, तो वो एक पीरियड एक्सपेंस है, उसको एसेट का पार्ट होना चाहिए। एसेट आ चुका है, अब ऐसे तो जिंदगी भर तुम्हें लॉस होता रहेगा, तुम बोलोगे सब एसेट पे, तो क्या सबका सब कैपिटलाइज करोगे, नहीं। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज लॉस एंड कैपिटल वैल्यू, तो आपने दोनों को देखना। तो क्या इस एग्जांपल से हमने ये सीखा कि जब आप वो इंपोर्ट कर रहा है तो देयर इज द रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। तो ये बात याद रखनी है। तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट से तब नहीं होगा जब मैं इंपोर्ट इन्वेंट्री करूंगा, एक्सपोर्ट इन्वेंट्री करूंगा, इट कैन बी एनीवेयर, कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर कौन सा रिस्क होगा, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का। चलें आगे देखते हैं। फिर इसके अंदर वो कह रहा है कि जो मैंने इंपोर्ट किया प्लांट, एक तो बड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में किया, अब तक भी कोई रिस्क नहीं था, सही है भाई, कंपटीशन है तो है। इसमें क्या, इसने तुम्हें ये बताया, अच्छा कोई ऐसा बंदा तो नहीं इसमें रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क लिखा हो, अल्लाह की कसम है सच बताना। हाँ अभी उठाया एक बंदे ने, नीचे वाले पे, नहीं नहीं अभी अभी वैसे ही दूसरे वाले में लिखा है, कितने लोगों ने लिखा है रेवेन्यू, 1 2 3, अल्लाह की कसम दी है दूसरे पॉइंट में, हाँ दूसरे में नहीं, पहले वाले सैंपल वाले को जाने दो। दूसरे पॉइंट में किसी भी लाइन पे रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क लिखा है, खिजरा कह रही है लिखा है, यहाँ पे किसने लिखा है, आपने लिखा है। यहाँ पे रेवेन्यू, सुनना मेरी बात, यहाँ पे रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क लिखना भी हो तो एक तरीका है, तभी मैंने ऐसे यूनिक सवाल बनाया ना, क्योंकि आज तक एग्जाम में या पास पेपर में ऐसा नहीं आया। सुने यूनिकनेस क्या है इसके अंदर, पहले तो इसमें पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क है, ये कितने लोगों ने लिखा है, वेरी गुड। रीजन कैसे पता लग रहा है पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क है, एक तो आपने पीपी इंपोर्ट कर लिया, कंपटीशन है और अब तक आपने सेल ही नहीं की, आप अभी सैंपल दे रहे हैं बच्चों को, भाई खेलो, समझ आया नहीं आया, तो अभी सैंपल चल रहा है भाई, समझ आया तो लेना, वरना भाई थैंक यू, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहां पे रिस्क है पीपी की, यहां लिख सकते हैं रेलेवेंट है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, भाई आपके सैंपल्स ही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपने अभी तक सेल नहीं की है। चले मैं बोल रहा हूं यकीन है या रिस्क है,
रिस्क है। आगे सुने, इसके एक एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। हाँ, इफ यू वांट टू राइट द एग्जांपल रिलेटिंग टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसका भी तरीका सिखाता हूं। आप लिखेंगे देयर माइट बी अ रिस्क के सैंपल टॉयज दैट हैज बीन गिवन माइट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेवेन्यू, ये लिखना है, ये रिस्क हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखो मैंने बाज़ औक़ात कंपनीज में ऐसे देखा जो मार्केटिंग के लिए देते हैं ना चर्सी, उसका भी रेवेन्यू बुक कर लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो आपका रिस्क रहता है कि भाई इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या की हुई है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इशू। क्या कहते हैं भाई? इसका सिंपल ही होना चाहिए। तो जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, इन्वेंट्री क्रेडिट और डेबिट क्या होना चाहिए? मार्केटिंग एक्सपेंस, ना कि COGS, मार्केटिंग एक्सपेंस होना चाहिए। क्योंकि एक इन्वेंट्री गई, उसके अगेंस्ट में कोई सेल्स नहीं हुई है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक करोगे तो पैसे आएंगे नहीं। अच्छा, कुछ इदारे बेवकूफ़ी क्या करते हैं, सुनना, कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक की और कॉस्ट ऑफ सेल्स में चिपका दिया। ओ भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है बेचने की कॉस्ट। क्या ये बेच रहे हो या एज अ मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हो? तो ये मार्केटिंग एक्सपेंस में आना चाहिए। तो यहां पे क्लासिफिकेशन का भी मसला है, पर क्या अभी हम वो इतना आगे नहीं जा रहे। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि यहां पे आपको अगर रेवेन्यू का रिस्क है भी, तो यू नीड टू राइट इट इन अ वे कि आप ये बता पाएं कि ऐसा हो सकता है कि उसने ये मार्केटिंग के लिए जो टॉयज दिए हैं इसका भी रेवेन्यू बुक कर लिया हो, जबकि इसका सिर्फ क्या बुक होना चाहिए? मार्केटिंग एक्सपेंस। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? तो अगर मैं ये कहूं कि ये सवाल है और ये 8 मार्क्स का है, तो आउट ऑफ 8 मार्क्स कितने मार्क्स आते हैं तुम्हारे? 4 या 5? 6 आते हैं जी, 5 आते हैं, 4 आते हैं। मतलब अभी भी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चौरंगी नहीं है जो 4 से नीचे की हो, सारे ऊपर वाले हैं ना, बस सही है। अभी ये आवाज आनी चाहिए कि 7, 8 ये वाला होगा अभी इंशाल्लाह, पर वो प्रैक्टिस के साथ साथ। क्लैरिटी है? चलें, अब जब हमने ऑल टुगेदर इस सवाल की बात कर ली, तो एक आपको चलो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं। और अगेन मैं आपसे फिर रिकमेंड करूंगा, 2 असिस्टेंट्स लगाए हुए हैं, एक और लगा रहा हूं, जरूरत होगी एक और लगा दूंगा चेकिंग के लिए। खुद भी चेक करता होता हूं, पूछते रहते हैं वो लोग। सिर्फ खुदा के वास्ते लिख के भेजना है, ये नहीं करना कि आपने बस फैक्टर्स लिख दिए। अल्टीमेटली वहां पे जो आपको मार्क्स दिलाएगा वो आपकी ड्राफ्टिंग है। मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया हुआ है, सिचुएशन पिक करनी है, उसको लिंक करना है लाइन आइटम से कि इस चीज की वजह से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस लाइन आइटम पे ओवर स्टेटमेंट है या असर्शन लेवल। याद आ रहा है? आया नहीं? और एफएस लेवल क्या होता है? पूरे एफएस का मसला, पूरे एफएस का मसला। चलें जी, ओके, आगे लेके चलते हैं सिचुएशन को जी। नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे आपको ये नहीं इंफॉर्मेशन दी हुई ना, वैसे बता रहा हूं। अगर सिर्फ ये लिख देता ना मैं इस कंपनी में कि लिस्टेड कंपनी है, अगर तो लिखा होता, तो आप कहते हैं वो मार्केट में अपनी शेयर प्राइस को मेंटेन करने के लिए, लोगों को अच्छा दिखने के लिए सेल्स को ओवर स्टेट करेगी, पर यहां पे लिस्टेड कंपनी जैसी कोई चीज नहीं है, तो वो रिस्क नहीं आता। मैं किसको दिखाऊंगा? अगर प्राइवेट कंपनी हूं तो क्या मैं अपने आप को सेल्स दिखा के खुश हूंगा? नहीं ना। तो अगर मुझे शेयर प्राइस इंक्रीज करनी हो, देखो अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो 2-3 चीजें और सिखाता हूं, प्लीज सुनना फोकस के साथ। ये क्या कह रहे हैं भाई, कौन सा इशू है? रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड नहीं है, बस अभी ये मुझे अभी याद दिलाइएगा, अभी मैं इनको अभी क्लास के बाद देखो क्या करता हूँ इनके साथ में। आप भी नहीं है, साथ चलेंगे यहाँ से, मैं भी ऐड हूँगा, सही है? चलें, मैं पक्का अभी आज आपने बता दिया, काम हो जाएगा। मैसेज भी कर दीजिएगा मुझे, तभी मैं कराऊंगा, सही है जी? चलें, थैंक यू एंड सॉरी भाई। इधर आप ऐड करते हैं, चलें। अच्छा बोलिए आप ऐड हैं ऑलरेडी, ओके चलें, सही है। अच्छा प्लीज फोकस के साथ, होमवर्क ग्रुप में पिन कर दिया करें भाई, होमवर्क ग्रुप में पिन भी हो जाएगा और मैं पोर्टल पे भी लगवा देता हूँ। पोर्टल पे तो लगा हुआ है, लाइन से लेक्चर्स के बाद ग्रुप में कर लें सर, ग्रुप में कर लेंगे। और बोलें ड्राइव पे भी आ जाएगा, ग्रुप पे भी आ जाएगा, पिन हो जाएगा। ज़्यादा बोलेंगे सर पर्सनली याद भी दिला दीजिएगा कि हमें होमवर्क करना है, सही है जी? तो आज के बाद मैं ये करूँगा, एक आध पूछ लूँगा भाई तूने होमवर्क किया, हो रहा है, बस सही है, ये भी कर लेंगे। अब इससे आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, सही है जी? ना मैं बोलना चाह रहा हूँ। इधर चलें, इधर फोकस के साथ। तो आपका सवाल क्लियर है? आपके सवाल पे एक जवाब सुने। अब एक एक करके सिखाता हूँ। हमने फ्रॉड का चैप्टर अभी शुरू नहीं किया, पर फ्रॉड की कुछ बातें। वो कहता है जब आप किसी इदारे का ऑडिट कर रहे होते हो ना, तो वहां पे कुछ फ्रॉड रिस्क भी हो सकता है। कौन सा रिस्क? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।
आप कभी किसी इदारे का ऑडिट करेंगे तो वो कहता है कि एक ना एक या एक से ज्यादा फ्रॉड रिस्क मौजूद हो सकते हैं, तो वो भी हम नजूमी नहीं हमें पता, वो भी मैं तरीका सिखाऊंगा कैसे डिटेक्ट करता हूं मैं, कैसे हमें पता लगता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग से आइडिया देते हैं, ये समझ लो, ये कर लो, ये कर लो, पिक तुम्हें करना है। अब मैंने अपने हिस्ट्री में जितने भी फ्रॉड को डिटेक्ट किया है वो मैं तुम सबसे शेयर करूंगा, तुम उस एक एक एग्जाम्पल पे उतराओगे, तुम्हें सवाल में समझ आएगा ये फ्रॉड है। सुने एक एक करके। एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नॉट अ लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी? वो लोन के लिए अप्लाई कर रही है। मुझे तुम एक बात बताओ, इस केस में जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दी है, मैंने फ्रॉड का चैप्टर में फिर रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार मैंने नहीं कराया, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, हिंट देने के लिए कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जहां पे फ्रॉड के चांसेस होंगे। मैं चांसेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है ना हो, पर ये हालात वाकयात होंगे जो तुम्हें सोचने में मजबूर करेंगे कि फ्रॉड हो सकता है। कैसे? एक कंपनी है, तुम्हें पता लगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट से दे आर प्लानिंग टू टेक अ लोन। तुमने अंडरस्टैंडिंग ली ना, इंस्पेक्शन की, किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स की। वहां से तुम्हें एक मसला पता लगा, एक रिस्क निकला। अब ये रिस्क जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है। किस लेवल का? रीजन बताता हूं कैसे। अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे अपने सारे रेशियो अच्छे दिखाने होंगे, हाँ या नहीं? मुझे ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा दिखाना होगा। इसके लिए आई नीड टू कीप माई सेल्स बूस्टेड अप। क्लियर है? इंटरेस्ट कवर अच्छा दिखाना होगा। अगर ऑलरेडी लोन है तो इंटरेस्ट कवर अच्छा दिखाना होगा। मुझे अपने सारे रेशियोज अच्छे दिखाने होंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा दिखाना होगा, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स अच्छे दिखाने होंगे। करंट लायबिलिटीज मैं कम करूंगा, करंट एसेट्स, ताकि ये जो रेशियो है वो 2 से ज्यादा है, यानी बैंक बोले वाह भाई इसके पास तो करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए 2 टाइम्स पैसे हैं, 3 टाइम्स पैसे हैं, तो करंट रेशियो निकालेगा वो, क्विक रेशियो तो और अच्छा करूंगा। कहने का मतलब ये है मसला एक जगह हो सकता है या हर जगह। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। पर क्या ये ऐसे ही आ जाता है किसी वजह से? वजह यह है कि एंटिटी इज प्लानिंग टू टेक अ लोन एंड इज इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग। तो यहां पे आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ होगा, पर यहां पे आपका ओवरऑल फ्रॉड रिस्क आता है जो कि एक जगह पे एफएस लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। तो इस केस में आप बोलेंगे सर हम क्या करें, मसला तो हर जगह है। इस केस में आप बोलेंगे क्या करें, मसला तो सेल्स में भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी हो सकता है, एडमिन में हो सकता है, एक्सपेंसेस ना बुक किए हो, सेल्स में हो सकता है एक्सपेंसेस, भाई जो अक्रूवल बुक करने हो सकता है अगले साल करे, है या नहीं है? आपने सर्विस इस साल ली, एक्सपेंस कब बुक होना चाहिए? तो बुक भी इस साल होना चाहिए। पे भले जब भी करो, वो डिले करते हैं। ऐसे ऐसे इतने केसेस पकड़े हैं मैंने। कहने का मतलब ये इसका हल होता है। इसका हल ये होता है जब इतना बड़ा लेवल का रिस्क होता है ना, तो जब फड्डा होता है तो आप बच्चों को लेके जाते हैं या बड़े लड़के? अच्छा, तो यहाँ पे भी यही होगा। सीनियर मैनेजर खुद जाके बैठेगा, 3-4 मैनेजर्स लगाऊंगा, डायरेक्टर भी खुद होगा, पार्टनर भी इन्वॉल्व होगा, सारा हिसाब किताब सीधा सब सामने आ जाता है। कहने का मतलब एक बच्चा इंक्वायरी करेगा और एक सीनियर मैनेजर लेवल से शुरू होगी इंक्वायरी, तो फर्क है ना। तो ये तरीका होता है एफएस लेवल के फ्रॉड को एड्रेस करने का, रिस्क को एड्रेस करने का, ये वन ऑफ तरीका है। फिर कुछ स्पेसिफिक काम भी करते हैं, वो मैं आगे जाके सिखाऊंगा। पर पहले बताओ एक फिनोमेना बना कि जैसे इन्होंने कहा ना कि सर अगर प्राइवेट कंपनी भी हो तो फ्रॉड रिस्क यानी रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट, उन्होंने फ्रॉड का तो नाम भी नहीं लिया। मैंने आपको बताया ये इस वक्त हो सकता है जब कोई चीज हो, वो चीज क्या है? लोन लेना। लोन लेने से पहले मैं ये हरकतें करूंगा ताकि मेरे फाइनेंशियल अच्छे दिखें और मुझे पैसे अप्रूव हो जाएं। एक और चीज, तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट से पता लगे कि शेयर होल्डर्स, अब ये कहानियां सुना रहा हूं, ये लिखनी होती हैं, पता है? आपसे सुन रहे हो मजे से, लिख नहीं रहे, सुने आगे। मैं ये बोला पहले बच्चे क्या करते थे, लिखते थे बुक के ऊपर, जो भी एग्जाम्पल है टकाटक लिख रहे हैं ऊपर। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम बोल रहे हो आगे फ्रॉड के चैप्टर में आएगी, अभी क्यों लिखें? भाई अगली सवाल में डालूंगा, सीधी सी बात है। सुने आगे, एक और चीज सुने। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट से पता लगा कि शेयर होल्डर्स, द ओनर्स ऑफ द कंपनी क्या अलग होते हैं क्या? अबे मना कर रहा है, शेयर होल्डर डायरेक्टर अलग होते हैं ना। अबे दोस्त शाह विद गवर्नेंस कौन बिठाता है? शेयर होल्डर। तो मना क्या कर रहे हो? बोलो हाँ अलग होते हैं। तो शेयर होल्डर्स अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग हैं। तो डायरेक्टर्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में यह लिखा पाया गया कि शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू डाइवर्स्ट देयर शेयर्स।
वापस ज़्यादा मुश्किल बोल दी ना। शेयर होल्डर्स कोशिश कर रहे हैं कि अपने शेयर्स बेच दें। डाइवेस्टमेंट एक होती है, इन्वेस्टमेंट एक होती है डाइवेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करना चाह रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने कंपनी बंद करना चाह रहे हैं, ये किसी और मालिक को चिपकाना चाह रहे हैं। कंपनी अपनी जगह रहेगी, कंपनी के मालिक, मुझे लगता है इसमें कोई रिस्क नहीं है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर दिखाएगा? हाँ जी, पक्का, ताकि वैल्यू ज्यादा है तो जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, जितने अच्छे रेशियो, उतना दाम ज्यादा, ऐसा ही है ना जी? नहीं तो ऑफर करेगी तो एफएस को देख के करेगी ना। नहीं तो कैसे एक दिन में कर लेगा? ऑडिट नहीं होगा तो 1 साल लगता है ना। अब आखिरी दिन पे एंट्री पड़ी हुई है, तुम भी बोलेगा आओ इधर शाबाश, एक ही एंट्री में तूने एफएस ओवर स्ट्रेट कर दिया। ग्रेजुअली होता है, एक एंट्री उधर मारेगा, एक एंट्री उधर मारेगा, हल्का हल्का गेम करेगा जगह जगह पे, तो फिर पकड़ा जाएगा बाद में जब ऑडिट करेंगे। दिस इज नॉट इजी एज मच एज यू थिंक। उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज से फ्रॉड करना होता है। देखो ये तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हें क्लाइंट को आइडिया दे देता हूँ कि भाई अगर तेरे को कुछ सही भी करना है, गलती की हुई ऐसे सही कर ले, बगैर बताए किसी को। गलत हुआ पकड़ ले तो मैं बोलता हूँ सही कर ले, सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे डायरेक्टली नहीं होता, ये हजारों लाखों मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो ऐसे कैसे जल्दी खत्म हो जाएगा। खैर, एक बच्चे ने सवाल यहां पे किया, प्लीज सुनना। एक बच्चे ने सवाल यहां पे किया हुआ, बड़ा आई थिंक रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन ऊपर को कोई ऐसी बात नहीं की हुई, हम क्यों ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स लिखे हैं? कहां ऊपर बात नहीं की हुई भाई? अबे ओ भाई, ओ मैं क्वेश्चन से आगे आ चुका हूं, 200 किलोमीटर आगे अलग बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन तो खत्म। अच्छा होमवर्क, नहीं देखो भाई, मैंने ये बताया ना आपको, मैंने आपको क्या बताया था होमवर्क के अंदर, ये गुस्ताखी की है मैंने, बट सही है। अच्छा क्या, एनीवे सुने, प्लीज प्लीज फोकस के साथ सुनिएगा। अच्छा जी, अभी मैंने ये कहा आपको, प्लीज फोकस के साथ, ये पूछ रहे थे कि सर उस सवाल में क्या किया। अभी देखो हम आगे आ गए या वहीं अटका हुआ है। कहने का मतलब ये, उस सवाल में ना कोई स्पेशली कहा था कि रिस्क रेवेन्यू का एक ही तरीके से उसमें, कि जो सैंपल है उसका रेवेन्यू गलती से रिकॉर्ड कर लिया, जो कि होना नहीं चाहिए, बस उस हद तक रिश्ता, उसके अलावा नहीं था। फिर इनकी बात शुरू हुई कि सर अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कंपटीशन में हूं तो इसके अलावा क्या रिस्क हो सकता है। मैंने कहा आओ मैं आपको बताता हूं रेवेन्यू का रिस्क कब कब हो सकता है। पहला मैंने आपको बताया कि कंपनी इज प्लानिंग टू टेक अ फाइनेंसिंग, तो वो अपने रिजल्ट्स को अच्छे करेगी, पर वो सिर्फ रेवेन्यू में गेम करेगी, हर जगह करेगी। ये हमने सीखा, पहली बात समझ आती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू सेल ऑफ देयर शेयर्स, तो डायरेक्टर्स को बताया होगा ना कि भाई ये कहते, तो डायरेक्टर्स कह रहे होंगे मीटिंग में समझाने के लिए कि यार हमें टारगेट्स मीट करने हैं, ये करना है, वो करना है, तो अच्छे से काम करना। तो मैनेजमेंट अपने नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि मालिक तो चेंज हो जाएगा, कंपनी तो वही है ना, ये तो लोग वही हैं कि बोलेंगे यार ओनर्स भी खुश होंगे, इतनी बड़ी कंपनी, अपने शेयर होल्डर खुश होंगे, बोनस वोनस भी देंगे। तो उस चक्कर में ये अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट को क्या करेंगे, अच्छा दिखाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर होता है, किस चीज का, फ्रॉड का। अगेन यहां पे भी आप जूनियर्स लेके जाएंगे, अच्छी टीम लेके जाएंगे, पर अच्छा क्या ये वाले मसले जो मैंने तुम्हें बताया, 2 मसले अभी तक सिर्फ, क्या ये वाले मसले जानी हर एक कंपनी में होंगे, या वहां नहीं, लिस्टेड भी नहीं, अभी फिर गलत बोला, जहां पे ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लोन लेना। और अब बात करते हैं लिस्टेड वाली। लिस्टेड कंपनी है, कंपटीशन आ गया, क्या वो रेवेन्यू ओवर स्टेट करने का सोचेगी? यस, उसको ये फैक्टर चाहिए ही नहीं, उसको तो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है ताकि उसकी प्राइस, क्योंकि उसकी मार्केट एक्टिव मार्केट है, मार्केट में उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं, और उसकी वन ऑफ द रीजन क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो लिस्टेड कंपनी पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार लिस्टेड कंपनी क्या, अगर कंपटीशन चल रहा है, इसकी सेल्स पे प्रेशर आ रहा है, लिस्टेड कंपनी विल डेफिनेटली ट्राई टू इन्फ्लेट द सेल्स ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखे। तो क्या अब मैं कंक्लूड करता हूं, क्या लिस्टेड कंपनी के लिए सिर्फ यही काफी है कि कॉम्पिटिटर आ जाए? काफी है, लिस्टेड कंपनी के लिए यही काफी है सेल्स को ओवरस्टेट करने के लिए, कॉम्पिटिटर आ जाए, क्योंकि उसकी सेल्स इफेक्ट होगी, अगर सेल्स इफेक्ट होगी तो प्रॉफिट भी। तो यही एक फैक्टर काफी है ये लिखने के लिए कि वो ट्राई करेगा सेल्स को, क्योंकि वो कौन सी कंपनी है। पर यही चीज आप हर कंपनी में नहीं कह सकते, अनलेस के कुछ हालात वाकयात हो। बात क्लियर है?
तो ये हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया ना कि यार भाई देखो एक प्राइवेट कंपनी है, उसका दुनिया से कुछ जा नहीं रहा, वो इन्फ्लेट करके किसको दिखाएगा? समझने की बात है ना यार, ना लोन चाहिए उसको ना कुछ है, खुद देख के उसको क्या पता भाई, बोलेगा अच्छा है प्रॉफिट में खुश हो गया, रिसीवेबल ज्यादा बुक करके, सेल्स फेक बुक करके वापस राइट ऑफ करना पड़ेगा, बिला वजह टैक्स भी पे कर रहा है। तो कहने का मतलब है ऐसा होगा तब जब हालात वाकयात होंगे, और वही तो सीख रहे हैं इवेंट्स और कंडीशन, जो हम कह रहे हैं कि भाई इवेंट्स होंगे, कंडीशंस होंगी तो ऐसा होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पहले बताओ यहां तक साथ हैं भाई? चलें जी, ओके। मतलब कि प्राइवेट कंपनी में कंपटीशन, लोन या ऐसा कोई फैक्टर आएगा जब रिस्क आएगा। एग्जैक्टली लिस्टेड कंपनी में कंपटीशन के आने के साथ ही ये रिस्क आ जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ तुम जल्दी से, लिस्टेड कंपनी है, कॉम्पिटिटर आ गया और फाइनेंशियल्स में दिख रहा है मेरी सेल्स गिर गई है, अब रिस्क नहीं है, क्योंकि जो तुम सोच रहे थे वैसा ही हो रहा है। हाँ कंपटीशन आ गया, सेल्स ऊपर, अब रिस्क है, और वो लिस्टेड कंपनियां होना ही काफी है, उसका इनहेरेंट रिस्क है क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें कंट्रोल का कोई ताल्लुक नहीं है, एम्बेडेड है, वो करेगा। अब तुम मुझे बताओगे साथ साथ एक कंपनी लोन लेना चाह रही है, क्या यहां पे इनहेरेंट रिस्क है? हाँ या नहीं? तो ऐसे ही कह रहे हो किसी वजह से, अब समझ आया इनहेरेंट एम्बेडेड रिस्क। दूसरा, कंपनी के मालिक शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं, इनहेरेंट रिस्क कि दे माइट ट्राई टू इन्फ्लेट द सेल्स अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। अब इसके ऊपर कंट्रोल्स क्या लगाए जाते हैं वो बात की बात है, अगर कंट्रोल्स भी फारेग हों फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। बात समझ आ रही है? फिर तो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है। चलें आगे चलने लेके इसको। जी यानी प्राइवेट कंपनी में अगर मैनेजमेंट का पर्सनल इंटरेस्ट हो, जैसे बोनस टारगेट नहीं हो गया तो तब भी रिस्क है, ये भी इनहेरेंट रिस्क है भाई। शेयर होल्डर ने या डायरेक्टर्स ने कहा हुआ है जितना प्रॉफिट होगा उतना XYZ% तुम्हें बोनस मिलेगा, इनहेरेंट रिस्क है। अब कैसे कह रहे हो इनहेरेंट रिस्क है? उसकी परफॉर्मेंस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड है, तो यहां पे फिर रिस्क आ गया। अच्छा फिर ये रिस्क जो तुम मुझे बता रहे हो अभी, इवन प्राइवेट कंपनी है, क्या ये इनहेरेंट रिस्क FS लेवल का है या एक जगह का है? FS लेवल का है, हर जगह मसले करेगा ना, रेवेन्यू को बढ़ाएगा, इनकम्स को बढ़ाएगा, एक्सपेंसेस को क्या करने के लिए? प्रॉफिट अचीव करने के लिए, प्रॉफिट के बाद अपना बोनस अचीव करने के लिए। तो ये सारे हालात वाकयात होते हैं, तो ऐसी कंपनी में ऐसे रिस्क होते हैं। क्लैरिटी है? पक्की बात है। अच्छा जी, प्राइवेट कंपनी में कंपटीशन इनहेरेंट रिस्क होगा और नहीं होगा ना भाई? यार अभी तो बताया, प्राइवेट कंपनी में कंपटीशन का होना क्या इनहेरेंट रिस्क है। प्राइवेट कंपनी में कंपटीशन दिखा तुम्हें और फिर उसके बावजूद भी जानते बूझते हुए तुम्हें सेल्स ऊपर जाते हुए दिख रही है, अब रिस्क है। ठीक है, तुम्हें पता है कि मार्केट में कंपटीशन होने के बावजूद भी इसकी सेल्स ऊपर जा रही है, तो वो तो वैसे ही नॉर्मल रिस्क है ना कि कंपटीशन के आने से सेल्स कम होती है इंक्रीज होती है? कम होती है, और प्राइवेट कंपनी की ऊपर जा रही है, तो स्टिल देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। भाई ये तो बता चुका हूं। अच्छा भाई सानिया कह रही हैं, सो अराइवल ऑफ कंपटीशन फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट नेसेसरी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स अनलेस के रेवेन्यू गिर रहा हो। कंपटीशन आ गया, रेवेन्यू भी गिर रहा है, आपका रिस्क है? नहीं है। कंपटीशन आ गया, रेवेन्यू ऊपर जा रहा हो, तो ये तो दोनों कंपनी में मौजूद है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। हाँ कंपटीशन आ गया, सही है जी, कंपटीशन आ गया, मेरी सेल्स गिर रही है, मेरा कोई रिस्क नहीं है क्योंकि जो मैं सोच रहा था वही हो रहा है, तो रिस्क तो नहीं बचा ना, ऐसा है। चलें जी अब आगे लेके चलते हैं, हम थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं ताकि आगे इंक्रीज हो पाए। भाई यहां तक का रिवीजन क्लियर है ना? चलें जी, हाँ ऑपोजिट हो रहा है तो रिस्क है, बिल्कुल सही है, यही बात है। बड़ी अच्छी बात बताई आपने, नहीं मैं वैसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ वाकई। इधर आइडेंटिफाई रिस्क, वो कहता है आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क कैसे? एंटिटी, एनवायरनमेंट, आई थिंक हमने तीनों बातें की हुई हैं, एंटिटी की भी, एनवायरनमेंट की भी और इंटरनल कंट्रोल की। मैंने तुम्हें एग्जांपल्स भी दी थी, कैमरास वाली, कैश वाली, ये सारी चीजें अभी एक एक करके सीखते भी। अच्छा माल बेचने से पहले उसकी KYC ना करने वाली नो योर कस्टमर, तो जाहिर सी बात है आपका बैड डेट हो जाएगा। तो ये आपको जो रिस्क पता लगा बैड डेट का, क्या एनवायरनमेंट से पता लगा या इंटरनल कंट्रोल से? कंट्रोल्स फारिग हैं तो मतलब वहां पे मसला है, और हम हर जगह पे कंट्रोल सीखेंगे, अगला चैप्टर ही यही है। अच्छा आगे सुनिएगा, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, जिसको बहुत डिटेल में सिखाता हुआ आया हूं पीछे से। इसका अलग चैप्टर भी इंटरनल कंट्रोल का लिख भी देता हूं,
कि ये अलग सेपरेटली स्टैंडर्ड भी है, चैप्टर भी है, सही है जी, इसको हम अलग से कवर करेंगे अभी इसके बाद ही, सही है जी। अब मुझे एक बात बताएं, ये हमजा अली कह रहे हैं फारिग कंट्रोल की एग्जांपल, अभी तो रिपीट किया, एक कंपनी उधार पे माल बेचती है पर किससे कितने पैसे लेने हैं इसका हिसाब किताब नहीं रखती, रिस्क है, तो उधार पे बेच रही तो क्या मसला है, किससे कितने पैसे लेने पता ही नहीं है, तो फिर फॉलो अप किसको करोगे, तो क्या आपकी रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल का रिस्क है, तो क्या आपको मार्केट से पता लगा, इन्वायरमेंट से पता लगा, या इंटरनल कंट्रोल से, क्या आपने बोला कि जो एक प्रोसेस होना चाहिए वही नहीं है, जब वही नहीं है तो इसी जगह पे इसका रिस्क ज्यादा है। एक बेसिक एग्जांपल, सही है जी भाई, ये मैंने पहले बहुत बात दी चुकी हूँ एग्जांपल इसकी, अब आगे चलते हैं, आगे आ जाओ जी। अब हमने ये कहा, खाली स्क्रीन लगा दें 1 मिनट, हाँ जी, आगे हमने कहा कि भाई मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एंटिटी की, एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की। फिर आप देखो थोड़ा से और जार्गन्स पे लाता हूं तुम्हें, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग लोगे किस चीज की, एंटिटी, यहां पे लिख देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, अंडरस्टैंडिंग किस चीज की, आपने कहा ये अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की लेनी है, सही, ये आ गई 3 चीजें, पर इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग तुम लोगे कैसे, वो बोलता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करके। यानी इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं, ये तो जब फर्म में बंदा पता नहीं मैनेजर तक भी पहुंच जाता है तब भी उसको तमीज नहीं होती है बाइफरकेट करने की, सुनो समीज से, वो बोल रहा है आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस चीज की, एंटिटी, तो आपको खुद समझ आएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, जो हमने सीखा भी। वो बोलता है कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है इन 3 चीजों की, वो बोल रहा है कुछ काम करके, प्रोसीजर करके, काम करके, प्रोसीजर करके, उस प्रोसीजर को नाम दे दिया रिस्क असेसमेंट, रिस्क को असेस करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, यानी इसको सिंपल जबान में, मैं ऊपर वाली 3 चीजें समझने के लिए कुछ काम कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं रिस्क। मुझे असेस ही तब होगा रिस्क जब मैं ये काम करूंगा, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। मैंने इंक्वायरी की थी कि आपके डेटर डेज ऊपर क्यों चले गए, उसने बोला कुछ लोग हैं, मैंने कहा बस इंक्वायरी, रिस्क असेस हुआ, फिर मैंने उसको लिंक कर दिया, यार ये उठाना पड़ेगा एक, हेलो, चलें सही है मैं उठाता हूँ, ओके, हाँ मैं क्लास में था ना इसलिए काट रहा था कॉल, हाँ ना मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ ना अभी वहाँ पे, उनको बोल देता हूँ पिक कर लेंगे वो, सही है, ओके, सही है मैं बात करता हूँ, ओके, हाँ जी, रिस्क इधर चलें। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं यहाँ पे प्लीज फोकस के साथ, हमने कहा हमने इंक्वायरी क्यों की, ताकि मुझे रिस्क पता लगे, ऐसा है। अच्छा एक और बात, इंक्वायरी कब, अच्छा उसने आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा, वो बोले क्या इंक्वायरी करोगे, ये आज तक नहीं पूछा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम हिस्ट्री जाके चेक कर लो, ICW जाके चेक कर लो, ICW में मुझे याद आ रहा है कि एक ही बार ऐसा सवाल आया, बड़ा खतरनाक, आपसे वो एग्जाम में पूछेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, बच्चे ये 4 चीजें याद करके ही है, रट्टे वाला बच्चा जो है। मैं कह रहा हूं मैं तो गेम ही इसके आगे की शुरू करता हूं, मैं बोलता हूं कि आप ये बताएं क्या इंक्वायरी करेंगे रिसीवेबल्स के कंट्रोल्स को चेक करने के लिए, आपने समझा ही नहीं, क्या इंक्वायरीज करेंगे रिसीवेबल पे रिस्क को असेस करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल, तो ये तो एक लाइन लिख दी, सवाल 10 नंबर का है। आप बोलेंगे व्हाट इज योर प्रोसीजर टू डू अ क्रेडिट सेल बिफोर मेकिंग अ सेल, यानी आपका प्रोसीजर क्या है बिफोर यू मेक अ, इज देयर एनी पर्सन हु असेस द क्रेडिट चेक्स, कि कोई बंदा है जो उधार पे माल देने से पहले क्रेडिट असेसमेंट करता हो, कोई रेफरेंस लेते हो, पहली बात, किसकी अथॉरिटी है कि कितना उधार देना है, यानी सवाल सुनिए, तुम गेम समझोगे तो समझाता हूं, कंट्रोल्स की दुनिया से लिंक करूंगा ना, यहीं से तो पूरी साइकिल चलेगी वहां तक,
कि रिस्क मैंने कहा था आखिर तक चलेगा और उसी पे प्रोसीजर आहिस्ता 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 लिंक होते रहेंगे। सुने होता क्या है, सवाल दिया एग्जामिनर ने ना, आईसीडब्ल्यू की बात बता रहा हूं, आईसीडब्ल्यू में सवाल दिया, आईसीडब्ल्यू में बोला कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो क्रेडिट लिमिट सेट करता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा तो क्या इसमें कंट्रोल लगा हुआ है कि क्रेडिट लिमिट सेट करता है? नहीं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बेचता ही रहेगा। यहां फंस गए, मतलब अगर वो इस औकात पे आ गए ना एग्जाम में, तुम्हें लग पता जाएगा। ये सारी चीजें मैं ऑडिट में वेरीफाई करता हूं अपने। सुने, कंट्रोल का मतलब ये होता है क्या वो कंट्रोल परफॉर्म करने की औकात भी रखता है या सेल, मैंने बोला क्या जानबूझ के तुम्हें डॉच किया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है बेचना, ना कि क्रेडिट लिमिट सेट करना। तुम्हें अगर मैं सेल्स की जिम्मेदारी दूं, तुम्हें टारगेट दूं 50,000 माल बेचना है, तुम कुछ भी करके बेचोगे, तुम्हें यह गर्ज नहीं है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तुम बोलोगे बिकना चाहिए, उधार पे बिके। मेरी परफॉर्मेंस किस पे बेस करती है? बात समझ आई? इंक्वायरी। तो जब तुम इंक्वायरी करते हो बोलता भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तुमने इंक्वायरी किया, यार सेल्स की लिमिट तुम्हारी क्रेडिट लिमिट कौन सेट करता है? हु डिसाइड्स द क्रेडिट लिमिट? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? तुमने इंक्वायरी की ना, सामने से बोल रहा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हें रिस्क आ गया, रिस्क असेसमेंट, पक्की बात है। अच्छा कहां से निकला? इंटरनल। तो तुम इंक्वायरी कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए, असेस करने के लिए। बात समझ आई? पक्की बात है। तो देखो दिस इज हाउ इट इज लिंक्ड। कहने को तो 4 अल्फाज हैं पर इसके अंदर पूरी दुनिया है। आगे सुने, मैंने कहा बेचने से पहले डिस्काउंट कौन एलोकेट करता है, किसकी जिम्मेदारी? अगर एक भाई अगर फॉर एग्जांपल 18,000 का कोर्स बेच रहे हैं, कोई उठ के बोले कि भाई 11,000 का ले ले पोर्टल, इसमें तो हमारे लग गए, 11,000 में बिक रहा है, हम 18,000 कैलकुलेट करके बैठे हैं, वो इतने पैसे आ रहे हैं, असल में देखा तो 11 के हिसाब से आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं पूछूं हु इज द ऑथराइज पर्सन टू डिसाइड द प्राइसिंग, उसने बोला सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या इंक्वायरी की मैंने? क्या करने के लिए? किसको समझ रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल वाया इंक्वायरीज, वाया। बात समझ आई? देखो यू कनेक्ट कर दिया तुम्हें मैंने यहां से। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर बुक नहीं समझ आ रही, बुक तो किसी के बाप को भी नहीं समझ आती है, आप खाली रीड करें, आप शेयर टेक्स्ट रीड करें, आपको लग पता जाएगा। इतना जेनरिक है, पर मैं तुम्हें स्पेसिफिक कर रहा हूं। और जो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि इतना अच्छा समझ आ रहा है, लिखो इंक्वायरी के ऊपर कि ये एग्जाम्पल दी, इससे कनेक्ट किया, ये एग्जाम्पल दी, इससे कनेक्ट किया, ताकि तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें काम आएगा। मुझे पता है ऑडिट में बड़ा मजा आता है कि भाई ये तो प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है। अगेन लिखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, बाद में भूल जाओगे, फिर सोच रहे होगे कि क्या करूंगा मैं। लिखना है, अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं इंटरनल कंट्रोल की, कैसे? इंक्वायरी करके। इसको मैं तुम्हें इंस्पेक्शन में कन्वर्ट करके दिखाऊं, हाँ या नहीं? अबे थोड़ी सी मोटिवेशन तो लाओ। यस सर, ओके आगे सुनो। हमने कहा सर कन्वर्ट करके दिखाते हैं इसको। बाज औकात क्लाइंट से पूछो नहीं, आप पूछने जाते हो ना, ये बता इस पे क्या क्या तेरा कंट्रोल है, वो बोलेगा ये पकड़ मैनुअल, हमने सारे कंट्रोल डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, हमने सब लिखा हुआ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हुआ है, ये काम ये होगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। मैंने बोला तेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैंने मैनुअल लिया, उसमें लिखा हुआ है पहला स्टेप ये होगा सेल से पहले कि क्रेडिट लिमिट चेक होगी, उसके नीचे बंदा लिखा हुआ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वहां से पता लग गया। इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन की, ये रहा। पर इंस्पेक्शन कर रहा हूं किस चीज को समझने के लिए? बात समझ आई? तो ये वो सारे काम है जो आपने मेरे से सीखे हुए हैं। और जो एक और मजे की बात बताऊं, और रेलेवेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए चीजें, जो तुम्हें सवाल में चीजें लिखी हुई दिखती है ना, वो या तो इंक्वायरी से आई हुई होती हैं, या इंस्पेक्शन से, या ऑब्जर्वेशन से, या एनालिटिकल से, एनालाइज करके। तुमने जो है डेटा टर्नओवर डेज लिखे थे, इन्वेंट्री डेज निकले थे, क्या वो एनालाइज किया था? एनालाइज के बाद इंक्वायर किया था, असेस कर रहे थे, क्या समझ के? एंटिटी को। अच्छा तुम्हें जो कंपटीशन दिख रहा था वो कैसे दिख रहा था? एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट किया था, ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व किया था। बात समझ आ रही है? अच्छा चलो एक और चीज, तुम वहां से घूम रहे थे, तुमने देखा यार, तुम वेयर हाउस में गए, ऐसे तुमने देखा वेयर हाउस के कैमरे बंद हैं, क्या किया? ये ऑब्जर्व, तो रिस्क पता लगा, रिस्क असेस, इंटरनल कंट्रोल समझ रहे हो? बात समझ आ रही है? दिस इज हाउ इट वर्क्स।
तो समझाने का मतलब ये है कि तुम लोगों को ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं, बट इट्स ऑल अबाउट कि मुझे तुम्हें लिंक करना है कि भाई ये हो गया, ये ऐसे लिंक होगा, ये ऐसे लिंक होगा। चलें अगेन, एनीवेज हमने इंटरनल कंट्रोल अभी सीखा नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें आइडिया दिया है कि इंटरनल कंट्रोल्स को समझ के भी तुम्हें रिस्क पता लगते हैं। और इंटरनल कंट्रोल को आज के बाद मैं तुमसे पूछूं कैसे देख सकते हो, इंक्वायरी करके समझ सकते हो? भाई बताना शुरू करो यार। और इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन से भी, यस। और अच्छा, मैं अगर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो मेरे हाथ में और मैं रेशियोज कैलकुलेट करूं तो क्या मैं एनालाइज करके रिस्क निकाल सकता हूं? चलें अब ये इस पे आ गए, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। इस पे हमने, मैं यहां पे एक एक करके लिख रहा हूं, ये आ गया, लिखा था। और कौन से डेज? इन्वेंट्री डेज। ये ना इससे आगे की गेम है जो मैं सिखाता हूं, सुनना। कल की एग्जांपल देता हूं, कल जो मैं रात को रिव्यू कर रहा था, कोई अराउंड कोई कितने 2:15-2:30 बजे रहे थे, सुनना। रिव्यू करा था कि मुझे रिपोर्ट देनी है एक बैंक की, आई विल नॉट टेक द नेम, बट उसके एक्सपेंसेस के अंदर ना एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की पेमेंट का एक्सपेंस आया। किसका? फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की पेमेंट का एक्सपेंस आया। मैं ये एनालाइज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अब सुनिएगा। एनालिसिस में ये तो बेसिक है ना कि मैं आपको लिख के बताऊं, अगर मैं करंट ईयर को प्रायर ईयर से क्या करता हूं, ये तो एक तरीका है, ये तो एक तरीका है। दूसरे तरीके मैं सिखाता हूं और बातों बातों में पूरी एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन सिखा दूंगा, सुनना। दूसरा तरीका ये है कि मैंने तुम्हें बैंक की एग्जांपल दे रहा हूं ना, वहां पे आया था कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पेमेंट्स, कोई 350 मिलियन की आ रही थी, 350 मिलियन। तो मैंने कहा यार आउटसोर्सिंग स्टाफ की पेमेंट्स आ रही हैं, पहले पिछले साल तो 77 मिलियन थी, नहीं बल्कि 7 मिलियन थी, और 350 मिलियन। क्या मैंने कंपेयर किया? यस, यही वाला काम किया। अच्छा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, हमने कहा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पेमेंट्स, ये आ गया। हमने कहा 7 मिलियन से लेके किस पे आ गई है? कंपेयर किया। अच्छा, यहां पे लिख भी देता हूं, कंपेयर किया पिछले साल को इस साल से। तो मैंने अपने मैनेजर को, जिसको मैंने भेजा हुआ वहां पे, मैंने उसको कहा ये क्या हुआ ये? तो बोला सर असल में इन लोगों ने क्या किया, मेरी बात समझिएगा, ये बड़ी अहम कहानी है, कहानी नहीं समझ आए तो गेम खत्म एनालिटिकल का, कुछ भी नहीं कर सकते तुम पेपर में। सुनो, वो मुझे कह रहा है, अब उसका लेवल अपना है, मेरा लेवल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उसने मुझे कहा कि सर ये इसलिए बढ़ गया, रीज़न दे रहा है मुझे, इसलिए बढ़ गया एक्सपेंस। अच्छा, मुझे पता है क्या रिस्क है, मैं दिमाग में सोच रहा हूँ हो सकता है लास्ट ईयर इन्होंने एक्सपेंस नहीं बुक किया हो, इस साल कर रहे हैं सारा, हो सकता है मिस हो गया हो। तो आधा आधा बढ़ने के बजाय, मैं तो अपना ये शकी दिमाग वो अपने हिसाब से चल रहा है। आगे सुनिएगा, मैंने कहा कि ये तो चलो अपनी जगह है, ये तो अपनी जगह है, मैंने ये बात तो उसको बोली यार मुझे ये रिस्क है। उसने बोला नहीं सर हुआ ही है, इन्होंने इस साल अपनी रिकवरीज के लिए, किसके लिए? कुछ लोग रखे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो, कुछ रिकवरी एजेंसीज होती हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं और उनके पैसे हैं ये। क्या बात समझ आ रही है? थोड़ा सुकून आ रहा है ना कि सही किया हुआ इसने, कि पिछले साल नहीं थे इस साल हैं, वो भी ऐसे ही सुकून में आ गया। मैंने कहा अब तेरे को इसके आगे मैं सिखाता हूं। मैंने कहा ये रिकवरी जो है कर रहे हैं, मैंने कहा एक काम कर, प्रॉफिट एंड लॉस खोल, रिकवरीज अगेंस्ट राइट ऑफ देख, क्या देखें? और मैंने कहा इनका हमेशा, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग है बैंक की, इनका एग्रीमेंट हमेशा ऐसा होता है रिकवरी का एक परसेंटेज, भाई मैं जितनी वसूली करूंगा उसका 1% मेरा है, हाँ या नहीं? मैं फिक्स पेमेंट पे बेवकूफ तो नहीं हूं, कोई बिलियन रुपीस की रिकवरी करके दूंगा, हाँ या नहीं? अच्छा, तो मैंने बोला एग्रीमेंट खोल इसका, सही है जी, मैंने बोला एग्रीमेंट खोल इसका। जब उसने एग्रीमेंट खोला तो अब देखो ये बच्चे ने कहा बैड डेट का रिस्क है, दिस इज रियली रॉन्ग। सोचने की सलाहियत मैं बता रहा हूँ ना, चेंज करनी है, अभी दिमाग नहीं चलाना अपना, पहले कहानी सुननी है। सुने, वो तो देखो एक नॉर्मल बंदा होता है ना, वो मैनेजर भी सुकून में आ गया वहां तक कि भाई सही है, नया स्टाफ हायर किया, पेमेंट हो गई है, कहानी खत्म। मैंने कहा कहानी तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जब शुरू की मैंने कहा जाओ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और मुझे देख के बताओ कि रिकवरीज अगेंस्ट राइट ऑफ कितनी, क्योंकि राइट ऑफ की रिकवरी करके देंगे ना, जो पैसे आ रहे हैं वो बोलेगा हाँ यार ला रहा था ये ले, ऐसे तो नहीं करेगा ना, जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, मसला किस पे? जो नहीं आ रहे। मैंने कहा इसका एग्रीमेंट खोल, मैंने कहा एग्रीमेंट में लिखा हुआ था रिकवरी का 30%
इनका एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस अंडर स्टेट हुआ था, उससे भी ज़्यादा था, बुक ही नहीं हुआ था। तो मैंने कहा भाई 3 महीने में जो रिकवरीज हुई हैं उसका 30% लगाओ तो वो बनता है 525 मिलियन। उन्होंने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? कितना? 350। कम किया हुआ है ज़्यादा? तो ये तब समझ आया जब मैंने, अब मेरी अल्फाज को सुनना, ये तब समझ आया जब मैंने इस एक्सपेंस को क्या किया? अच्छा, अब एनालाइज के नीचे एक वर्ड पे आएंगे। जब इसको मैंने कोरोबोरेट किया, कोरोबोरेट का मतलब है दूसरी इंफॉर्मेशन से चेक करना जो तुम्हें कुछ और पता हो वापस से। कोरोबोरेट का मतलब सिंपल कंफर्म करना किसी और जराए से। मेरी आदत यही है कि मैंने कहा कि भाई ये एक्सपेंस आया ना, कि कोई बुनियाद होगी इस एक्सपेंस की। बुनियाद क्या थी? रिकवरी का एक परसेंटेज। मैं जब उसका रिव्यू कर रहा था ना अपने मैनेजर का, उससे पहले मैं ये कार्रवाई कर चुका था। मैंने क्या किया था, इसका अमाउंट उस रिकवरी की परसेंटेज से डिवाइड करके देख लिया था। 30% से कम आता, और मुझे ये बात पता थी कोई भी मार्केट में 30% से नीचे, ये मुझे कैसे पता थी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट मुझे पता था। मैंने पकड़ा उसको, मैंने कहा मैनेजर को, बाबू शाबाश खोल इसको। उसने जब देखा 30%, तो क्या उसने एक्सपेंस को अंडर स्टेट किया हुआ था? वो पता है क्या करता? क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश हो जाते, अगले महीने में ले लेता। डिले किए हुए तो उसने, इसका मतलब है कि वो पे नहीं करेगा। पर उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड कब करना था? इस क्वार्टर में। वो करे कब रहा था? मैंने बोला उसको, बोले शाबाश रिकॉर्ड करे। अब वो नहीं कर सकता गेम। देखो मेरा गेम ये है कि जो नहीं हुआ वो देखना है। आगे और भी मजीद कहानियां हैं कि कैसे चीजें पकड़ी जाती हैं, पर इट्स ऑल अबाउट, भाई उठा ले यार, मना कर दे उसको भाई। अच्छा घर से है तो सही है, सॉरी इधर। अच्छा भाई, कहने का मतलब यह है, समझने का मतलब यह कि यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? कोलैबोरेट। एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से क्या किया? कंपेयर किया, कोलैबोरेट किया। कोलैबोरेट का मतलब समझ रहे हो? एक इंफॉर्मेशन को अफर्म करने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन से। चलो अब ये करते हैं, यानी वो कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर करो, या तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करो। एग्जांपल देने लगा हूं, सुनिएगा। आपको पता लगा कि एक बैंक है, उसकी ब्रांचेस लास्ट ईयर 50 थी। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं उठा के। लास्ट ईयर ब्रांचेस थी 50, ये इधर आ गया। और करंट ईयर में जो ब्रांचेस हैं उसकी वो 75 हैं। और आपका जो करंट ईयर का रेंट एक्सपेंस है वो 250 मिलियन है, और लास्ट ईयर आपका था 450 मिलियन। बात आई समझ? देखो अब अगर मैं इसको छुपा दूं ना, सिर्फ इसको अगर मैं हटा दूं यूं, इसको हटा दिया मैंने, अब रिस्क नहीं है, ये रिस्क नहीं है, दिस इज नॉट अ रिस्क। कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आप इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करेंगे नॉन फाइनेंशियल से। नॉन फाइनेंशियल क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस। नॉन फाइनेंशियल क्या है? अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं तो योर एक्सपेंस इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज। बात समझ आ रही है? फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करना है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है यानी पक्की बात है? तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या सिंपल चीज है या उससे ऊपर की चीज है? अच्छा, ऊपर की चीज में हमने सिर्फ 1-2-3 चीजें सीखी अभी। करंट ईयर को पिछले से कंपेयर करना, फाइनेंशियल को। चलो आखिरी चीज पे क्लोज करता हूं क्लास, कॉल आ रही है, सुने। आखिरी चीज ये कि तुमने देखा तुम्हारे एम्प्लॉइज पिछले साल 150 थे, इस साल 250 हैं। सैलरी एक्सपेंस कम होना चाहिए ज्यादा? बढ़ना चाहिए। तो जब सैलरी एक्सपेंस तुम लोगों का इंक्रीज होना चाहिए तो तुम ये कर क्या रहे हो? फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, क्या रिस्क में ये हो सकता है एक फाइनेंशियल इनको दूसरी नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर करें, या एक फाइनेंशियल को दूसरी फाइनेंशियल से, जैसे मैंने किया था? हो सकता है ना? ये सिर्फ ग्रिप होनी चाहिए। चलो आखिरी चीज फिर कंप्लीट, मतलब मजा आ रहा है ना बोल बोल के। एक आखिरी चीज बस प्लीज। आखिरी चीज ये, तुम्हें पता ही है ऐसा इदारा है जो सेल्स पे कमीशन देता है। सेल्स पे, सेल्स ऊपर इंक्रीज हो रही है, कमीशन एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, बढ़ना चाहिए। तो फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल से कंपेयर कर रहे हो या फाइनेंशियल को फाइनेंशियल से? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कोलैबोरेट करना, चेक करना कि क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है वो बोले हमने कमीशन के रेट्स गिरा दिए हैं, तो मैं बोलूंगा तेरी सेल भी गिरनी चाहिए।
नहीं यही बात समझ? तो मोटिवेशन ही नहीं है उसको बेचने की, वो क्यों बेच रहे तेरे लिए भाई सामान? तो दिस हैज टू बी डन वाया एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बात समझ आती है? ऐसे मजीद एग्जांपल्स देखेंगे। पहले तो आज की क्लास क्लियर है? तो आज भी एक होमवर्क आएगा जिसमें कुछ एनालिटिकल्स होंगे, तो आपने क्या निकालने उसमें? रिस्क निकालने, फाइनेंशियल को और फाइनेंशियल को फाइनेंशियल से कंपेयर करना, लास्ट ईयर को करंट से कंपेयर करना। वेरी गुड, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप वाला मसला हल कराता हूँ बस।